वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं फिर से क्लास 11th का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। और उसमें हमने रोटेशनल मोशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आपको लगेगा कि घुमाया तो कुछ है नहीं, पर उसमें हमने पढ़ा था कि जो लीनियर मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो काफ़ी नहीं है, और हमें वो एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में कुछ एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा। अब हम आगे बात कर रहे हैं नए टॉपिक की, वो है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देखते हैं कि यहां पर हमें क्या पढ़ना है, तो देखते हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल एक्वेंट अवरसेल्फ विद टू फिजिकल क्वांटिटी, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। दो फिजिकल क्वांटिटी हम यहां पर पढ़ेंगे विच आर डिफाइंड एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये तो सब आगे बात करेंगे। तो यहां पर हम देखने वाले हैं कि ये दो क्वांटिटी क्या है। पहले हम बात कर रहे हैं टॉर्क की। जो यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखा है उसको देख लेते हैं, फिर आगे टॉर्क पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, वी हैव लर्न दैट मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इन जनरल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। ये हम जान चुके हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो जब उसको हम चलाते हैं तो उसमें ट्रांसलेशन यानी कि लीनियर मोशन तो होता ही है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाती है। फिर वो जब लुढ़कना शुरू करती है तो वो रोटेशन वाला पार्ट हो जाता है। तो ये दोनों जो हैं उसके कॉम्बिनेशन होते हैं। इफ द बॉडी इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट और अलोंग द लाइन इट हैज ओनली रोटेशन मोशन। अब चलने वाली चीज को, अब मान लिया इसको मैं यहाँ से धक्का देता हूँ लेकिन यहाँ बांध देता हूँ, तो मेरा जो धक्का देना होगा जिससे ये ऐसे जा रही थी, बांधने के बाद क्या हो, वो बंधी रहेगी तो ये घूम जाएगी। तो उस समय ओनली रोटेशन मोशन का केस हो जाएगा। वी नो दैट फोर्स इज नीडेड टू चेंज द ट्रांसलेशन मोशन। ये हमें पता है कि पहले जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, जहां पर हमने वेलोसिटी पढ़ा, जहां एक्सेलरेशन पढ़ा, वहां पर मोमेंटम पढ़ा, और उसके बाद हमने फोर्स पढ़ा। फोर्स से हम लीनियर मोशन की सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं कि जब रोटेशन मोशन का केस आएगा तो हमें फोर्स की जगह क्या यूज करना पड़ेगा। मीन्स क्या फोर्स ही काम करने लग जाएगा या फोर्स की जगह कुछ और चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो वो समझते हैं। उसको समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पे करके देखते हैं। जो इन्होंने यहाँ बता रखा है ना, वो भी एक एक्टिविटी है। दरवाजा खोल के देखो, और वो सब करने के लिए वो हम करके देखते हैं। हम उसके लिए, ये देखिए छोटा सा कंपास है, प्रकार बोलते हैं जिसको हम। तो इसमें हमारे पास क्या है, दो साइड है। एक साइड ये है, आपने देखा ही होगा, ये तो खैर ज्योमेट्री बॉक्स में, और ये दोनों इस तरह से चलते हैं। तो पहले मैं इसको बोर्ड पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इसमें मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो एक डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका। देखिए इसमें क्या है। अब ये आपके सामने तो नजर आ रहा है। इसको मैं इस तरह से रखता हूँ कि ये जहां पर ये हिंज है, हिंज का मतलब है जहां पे ये बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, ये इसकी एक साइड हो गई, ये इसकी दूसरी साइड हो गई। पहचानने के लिए देखिए, एक साइड में ये कुछ एक बहुत बड़ा गोल गोल सा लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब ये चल कैसे रहा है, ये आगे पीछे मूव करता है, इधर इसी तरह से ये इधर मूव करता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहे हैं। तो यहां पर हो गया इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन। खास बात है, मुझे ये एक्सेस ऑफ रोटेशन बतानी थी। यानी कि जैसे अगर मैं इसको पेन को यहाँ लगा दूं तो ये डायग्राम देखिए उससे मिलता जुलता हो गया। अब एक्सेस ऑफ रोटेशन पर एक ये जो चीज है, ये साइड, ये इस तरह से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको अपने हाथ से पकड़ूंगा और इस वाली साइड को या उस साइड को, एक ही बात है, यहां पर फोर्स लगाऊंगा, यहां फोर्स लगाऊंगा, यहां फोर्स लगाऊंगा, यहां फोर्स लगाऊंगा। मींस एक्सेस ऑफ रोटेशन से अलग अलग डिस्टेंस पर फोर्स लगाऊंगा और चेक करने वाले हैं। ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है कि आप भी अपने घर पे इसे चेक कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि किस केस में ये जो इसका हैंड है, यानी इसकी जो साइड है, वो आसानी से बंद होती है। जैसे कि मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे बंद करके पकड़ा। अब मैंने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया। तो सबसे पहले सबसे ऊपर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद बहुत आराम से देखिए ये बंद हो गया। अगर यही काम मैं थोड़ा नीचे यहाँ से करता हूँ तो लगता है कि थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, और यही काम सबसे नीचे यहाँ से करूँ तो ये देखो, ये बंद ही नहीं हो रहा है।
और थोड़ा सा नीचे लगाता यहाँ तो हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशन मोशन, अब देखिए यहाँ पे रोटेशन मोशन हुआ ना, इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में, ये जो एक्सेस है इसके रेस्पेक्ट में ये जो साइड है ये घूम रही है, पूरा धक्का दूंगा तो ये घूम के ऐसे गोल हो जाएगी, तो ये है रोटेशन मोशन। तो रोटेशन मोशन में जो फोर्स मैंने लगाया, सिर्फ वो फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं था, फोर्स तो भाई मेरी है, जो मेरी ताकत है उसको मैं F मान लेता हूं, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह F ही फोर्स लगा। लेकिन हमने देखा जब ये डिस्टेंस थी ये वाली, सबसे दूरी वाली यानी यहाँ वाली, तब तो ये बहुत आसानी से बंद हो गया। जब ये दूरी कम हो गई तो उस समय ये बंद होने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इट मीन्स रोटेशन मोशन के लिए सिर्फ F काफी नहीं है, F के साथ साथ एक और चीज चाहिए, वो है एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। मैं अगर इसको R मान लेता हूं तो दो चीजें यहां पर चाहिए। यही काम आप एक काम और कर सकते हैं, जो अपने घर का दरवाजा है उस दरवाजे पर जाइए तो आप देखेंगे ये है दीवार, ये है दरवाजा, इस तरह से दरवाजा है। दरवाजे में ये वो साइड है जहां पे दरवाजा फिट है, मींस ये दरवाजा इस तरह से खुलेगा और बंद होगा, मींस ये भी क्या होगा, रोटेशन मोशन। जो हैंडल होता है वो यहां लगा रहता है दरवाजे के बिल्कुल किनारे पर, क्योंकि ये डिस्टेंस है एक्सेस ऑफ रोटेशन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस, तो यहाँ सबसे आसानी से ये दरवाजा खुलता है। आप इस दरवाजे को बंद करने के लिए यहाँ की बजाय यहाँ बिल्कुल पास में जो हिंज होती है ना, जहां पर कब्जे लगे रहते हैं, वहां पर धक्का देना है और फिर देखना दरवाजा कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से ये खुलता या बंद होता है। तो ये है रोटेशन मोशन करने के लिए सिर्फ फोर्स काफी है या नहीं, इसको बताने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी। अब देखते हैं यहां क्या लिखा है। यहां पर जो लिखा है वो भी यही लिखा है, और डोर दरवाजा एक रिजिड बॉडी है विच कैन रोटेट अबाउट ए फिक्स वर्टिकल एक्सेस। जो हिंज है, कब्जे जहां लगे हुए हैं, वो उसका वर्टिकल एक्सेस हुआ, जैसे कि हमने कंपास में देखा था, दो साइड थी और वर्टिकल एक्सेस यहां था। थ्रू द हिंजेस व्हाट मेक द डोर रोटेट, डोर कैसे घूमता है। इट इज क्लियर दैट अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड डोर डज नॉट रोटेट। ये बात तो पक्की है, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे दरवाजा घूमेगा नहीं। बट एनी फोर्स डज नॉट डू द जॉब, कोई भी फोर्स लगा दो दरवाजा खुलेगा ऐसा नहीं है। यहां लिखा है फोर्स अप्लाइड टू द हिंज लाइन कैन नॉट प्रोड्यूस एनी रोटेशन एट ऑल, वेयर एज फोर्स ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड अप्लाइड एट राइट एंगल टू द डोर एट द आउटर एज इज मोस्ट इफेक्टिव। कहने का मतलब यह है, अगर उसी कंपास को घुमाने के लिए मैं फोर्स बिल्कुल यहीं लगाता, जस्ट इसके एक्सेस पर, तब तो ये बंद ही नहीं हो सकता। तो यहां पर भी ये लिखा है अगर हमने फोर्स जस्ट हिंजेस पर लगाया तो उस केस में दरवाजा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको दरवाजे को खोलना या बंद करना है तो हमें इसके हिंज से वर्टिकल एक्सेस से डिस्टेंस पर, जहां पर हैंडल होता है, वहां फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता लगा, इट इज नॉट द फोर्स अलोन, सिर्फ फोर्स लगाना काफी नहीं है, फोर्स के साथ साथ हमें ये देखना पड़ता है फोर्स कितने डिस्टेंस पर लगाया जा रहा है। और यहीं से रोटेशन मोशन के लिए फोर्स का कॉन्सेप्ट, यानी फोर्स की जगह क्या होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो यहां पर जो हाईलाइट कर रखा है उसको देखिए क्या लिखा है, द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जो चीज फोर्स होती थी, रोटेशन मोशन में वही चीज मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। ठीक, फिर से बताता हूं, लीनियर मोशन का मतलब है लाइन में मोशन, वहां पर जो काम फोर्स करता है, फोर्स लगाने से मोशन स्टार्ट होता है, वही काम रोटेशन मोशन में कौन करता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क या कपल, और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ टी से मिलता जुलता होता है, जैसे हम ये टी बनाते हैं, लेकिन इस टी का नीचे वाला सिरा है वो थोड़ा सा ऐसे रोटेट करते हैं, इसको बोलते हैं टॉर्क, TORQ।
QUE, प्रोनाउंसिएशन है इसका टॉर्क। कई बार इसको टॉर्क क्यू करते हैं, क्यू बोलने की जरूरत नहीं है, टॉर्क होता है। तो ये पता चला जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है, रोटेशन मोशन में वो काम करता है टॉर्क। टॉर्क को जो वर्ड नाम दिया है वो देखिए क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। और याद होगा आपको पिछले वीडियो में हमने लास्ट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मोमेंट नाम देते हैं। यानी फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी क्या हो जाएगा, मोमेंट। यानी जो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सेस ऑफ रोटेशन से, इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा टॉर्क। तो ये है रोटेशन मोशन में फोर्स की जगह यूज होने वाला नया कॉन्सेप्ट, वो है टॉर्क। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, वी शैल फर्स्ट डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स, ये डिफाइन करेंगे और हमें पता है अब तो। फॉर द स्पेशल केस ऑफ द सिंगल पार्टिकल, कह ये रहे हैं कि पहले हम एक पार्टिकल के लिए ऐसा करेंगे, उसके बाद हम कई सारे पार्टिकल का सिस्टम यानी रिजिड बॉडी के लिए इसको डेवलप कर लेंगे। तो हम इसको अब अपने लेवल पर समझते हैं। अब इस टॉर्क के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये देखिए एक भयानक सा डायग्राम है, इसको समझने की जरूरत है। तो ये डायग्राम क्या है इसको समझते हैं। इस डायग्राम में सबसे पहले एक लाइन दैट इज जेड एक्सेस, और ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन, यानी कि जो पार्टिकल है वो एक्सेस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ घूमेगा। पार्टिकल कहाँ है, P वो पार्टिकल है। अब इसको देखिए, इसको मैं जेड एक्सेस मान लेता हूं, P वो पार्टिकल है, तो P जो है इससे थोड़ी डिस्टेंस पर बंधा हुआ है, तो यहां मैं P मान लेता हूं। ये जो P पार्टिकल है मैं मान लेता हूं कि ये P पार्टिकल ऐसे बंधा हुआ है, यानी कि अब इसको समझिए, ये जेड एक्सेस और ये P पार्टिकल इसके बिल्कुल किनारे पर है। अब इस P पार्टिकल पर मुझे फोर्स लगाना है, तो फोर्स लगाने के लिए देखिए क्या होगा, मैं फोर्स सीधे लगा सकता हूं। अब मैं इस डायग्राम को यहां बनाना चाहता हूं, ये है हमारा एक्सेस, ये है P पार्टिकल। इस P पार्टिकल को जो मैं लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो लाइन मैं ये मान लेता हूं, ये वाली लाइन है, इसमें ये लाइन मान रखी है R, तो मैं इसको R दे देता हूं, ठीक है। अब इस P पार्टिकल पर मुझे फोर्स लगाना है, तो देखिए ये R वाली लाइन, ये जेड एक्सेस। अगर P पार्टिकल पर फोर्स ऐसे लगाया जैसे ये पेन है, पहली बात तो ये फोर्स लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं ऐसे फोर्स लगा सकता हूँ, मैं तिरछा लगा सकता हूँ, मैं इधर से खींच सकता हूँ, सीधे इस पार्टिकल को यहाँ से खींच लूँ, उस समय रोटेशन नहीं होगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये बंद एक्सेस है, ये लाइन है रेडियस, ये पार्टिकल है। कोई अगर इसको ऐसे ही खींचेगा तो ये हो सकता है जेड एक्सेस पूरा सरक जाए पर घूमेगा नहीं, घुमाने के लिए तो ऐसे चलाना जरूरी है। तो उस समय यहाँ से फोर्स लगाओ तब घूम सकता है, यहाँ से धक्का लगा दे तब भी हो सकता है थोड़ा बहुत हो जाए। अगर हम इसको यहाँ से वापस धक्का दे दें अंदर की तरफ तो ये जेड एक्सेस को तोड़ता हुआ तो निकल सकता है पर घूमेगा नहीं। तो फोर्स लगाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी क्या है, मैं ये डायग्राम यहाँ बनाऊं कैसे, इस पेन को मैं ऐसे ऐसे इस तरह से बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाऊं। तो यहाँ पर हमने इनमें से एक चीज ले ली, ये परपेंडिकुलर वाला बनाता तो डॉट बनाना पड़ता, तो परपेंडिकुलर के अलावा मैंने ये तिरछा वाला केस बना दिया। अब इस केस को भी समझिए, ये जेड एक्सेस, ये रेडियस, ये ऐसे है केस, यानी कि इस एक्सेस से ये इस तरह से निकल रहा है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन पर, ये फोर्स की डायरेक्शन हुई ना, मैं ऐसे लगा रहा हूं, अगर इस एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करनी पड़ेगी तो मुझे यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर से मैं इस डायग्राम को बनाता हूं, ये फोर्स है, इसको मैं बनाता हूं ऐसे करके, ये मैंने बना दिया फोर्स। याद रखना ये फोर्स बोर्ड में नहीं है, बोर्ड से बाहर है। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनानी है इस एक्सेस से, तो मुझे बनानी पड़ेगी यहां से और ऐसे एक लाइन, यानी कि मैं यहां पर इसको ऐसे बना सकता हूं और यहां पर 90 डिग्री का एंगल देना पड़ेगा। इस डायग्राम को फिर समझाता हूं कैसे, ये जेड एक्सेस, ये फोर्स, अब इसको देखिए आप सामने, ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब जो 90 का एंगल है, ये जो मेरी फिंगर है मैं इसको यहां से ऐसे निकाल रहा हूं जिससे ये
इस लाइन की जगह काम करेगी। तो देखिए ये तो हो जाएगा फोर्स, ये जेड एक्सेस पेन जो है। अब ये लाइन ऐसे है, अब देखो ये लाइन मुझे ऐसे बनानी पड़ेगी, इस तरह से। समझ में आ रही बात? मेरा ये फोर्स है, ये रहा, ये जो फिंगर है वो ये रही, और एक्सेस है वो फिलहाल ऐसा है, डायग्राम से बाहर आएगा तो तिरछा नजर आएगा। तो ये डायग्राम 3 डायमेंशनल डायग्राम है जो इजीली समझ में आता नहीं है। अब कहें तो इसको मैं इससे समझाने की कोशिश कर सकता हूं। देखिए कुछ इस तरह से, ये जेड एक्सेस है, ये वाली जो लाइन है ये फोर्स है, इस फोर्स के परपेंडिकुलर लाइन ये वाली। तो अब देखिए ये जो दो लाइन है ना, ये ऐसे हैं असल में बाहर निकली हुई। अब ये फोर्स है और ये जेड एक्सेस है। इस तरह से आप देखिए सामने से, ये फोर्स की लाइन, ये 90 की लाइन और ये जेड एक्सेस। तो ये डायग्राम है जो यहाँ पर बना हुआ है, जो थोड़ा सा तिरछा करके दिखा रखा है। अब देखिए ये आर जो है इसका कोई लेना देना नहीं है, आर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम ये डायग्राम समझते हैं। अब मैं वहां समझाता हूं ये डायग्राम कैसे है। ये पी पार्टिकल, ये आर डिस्टेंस, तो ये आर डिस्टेंस तो सीधी सीधी डिस्टेंस है ये वाली। फोर्स हमने लगाया इस डायरेक्शन में, देखिए ये रहा फोर्स। अब ये फोर्स जो है इस पार्टिकल पे किसी तिरछे एंगल पर है, तो इसलिए अगर हम इस आर की डायरेक्शन को ये बताएं, फोर्स की डायरेक्शन को ये बताएं, तो आर और एफ के बीच में एक एंगल है, वो एंगल हमने यहाँ पर थीटा मान लिया। आर यानी कि ये वाला, एफ यानी फोर्स। अब इस फोर्स की डायरेक्शन पर इस एक्सेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो हमने यहाँ किया है। ये देखिए 90 डिग्री यहाँ बता रखा है। तो ये है वो डायग्राम। अब समझते हैं इस डायग्राम से हम क्या निकाल रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं। हमें निकालना है इस पार्टिकल पर टॉर्क, और ये हम जान चुके हैं टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। में लिख देता हूं इसको, दिस इज द सिंबल ऑफ टॉर्क। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो इस केस में अब ये हमें पता है ये पार्टिकल है पी। फोर्स लगाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, सीधा लगा सकते हैं, तिरछा लगा सकते हैं, इधर से उधर से। तो हमने एक तिरछा फोर्स दिखा रखा है, वो फोर्स है एफ। तो मैं इसको एफ लिख देता हूं। मैं यहां पर किसी वेक्टर की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट फोर्स लिख दिया है, यानी स्केलर क्वांटिटी। अब चाहिए फोर्स और एक्सेस ऑफ रोटेशन के बीच का एंगल, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो फोर्स का मतलब है फोर्स की लाइन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पूरा नाम भी याद रखिए, कभी जरूरत पड़े। ये लाइन है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए एक्सेस ऑफ रोटेशन, और ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि मैंने बताया था एक्सेस से ऐसे तिरछी डिस्टेंस, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है तो देख सकते हैं। ये एंगल आर है, ये 90 है। जब ये थीटा तो अंदर वाला भी थीटा हुआ, और ये थीटा हुआ तो यहाँ वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा हुआ। और इसके 90 माइनस थीटा होने से आर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई, और इसको हम लिख देते हैं आर साइन थीटा। तो इस तरह से टॉर्क डिफाइन किया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ इंटू आर साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया आर एफ साइन थीटा। तो हम पहुंच गए हैं टॉर्क कैसे निकालें। अब थोड़ी सी चीज यहीं पे एनालिसिस कर लेते हैं। आर है मीटर, फोर्स है न्यूटन, मीटर इंटू न्यूटन। आपको याद होगा जो वर्क डन हमने निकाला था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर। तो देखिए टॉर्क की जो यूनिट है वो वर्क डन की यूनिट से मिलती है, लेकिन क्या ये सेम है? ना ना ना, सेम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वर्क डन यहां पर ये जो मल्टीप्लाई था वो था एफ डॉट एस, यानी जब इसको अगर ओपन करते तो ये आता है एफ एस कॉस थीटा,
यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक चीज यहां से पता चली, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाएं। अब डायरेक्शन पता लगाने के लिए जरूरी है, इस टॉर्क को अगर वेक्टर लिखना है तो हमारे पास दो केस होंगे। या तो मैं इसको लिख दूं r क्रॉस f, या मैं इसको लिख दूं f क्रॉस r। हम जानते हैं कि जब तक डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं तब तक तो भाई कैसे भी लिख दो, आर एफ लिखो या एफ आर लिखो। लेकिन अगर हमें डायरेक्शन देखनी है तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाएं। तो उसका भी तरीका देखिए। राइट हैंड थंब रूल सब जगह काम करता है, यहाँ पे भी देखते हैं। ये है जेड एक्सेस, ये जेड एक्सेस। फोर्स जो पार्टिकल है वो है यहाँ पर, ये रहा पार्टिकल। फोर्स हमने यहाँ लगाया, तो जैसे यहाँ फोर्स लगाया तो बीच में बंधा हुआ था ना हमारा पार्टिकल, तो पार्टिकल ऐसे घूमेगा। जब पार्टिकल ऐसे घूमेगा तो हमने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से इसमें रोटेशन मोशन आया। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या बताएं, तो टॉर्क की डायरेक्शन बताने का तरीका यहां से देखिए। राइट हैंड थंब रूल जैसे था बिल्कुल वैसे, एक्सेस को अपने राइट हैंड से पकड़िए इस तरह से, फिंगर्स को ऐसे रखिए जिससे कि वो पार्टिकल की रोटेशन की डायरेक्शन को बताए। तो पार्टिकल की रोटेशन की डायरेक्शन, पार्टिकल यहां से अंदर घुस रहा है, फिंगर भी देखिए अंदर घुस रही है, तो अंगूठा क्या हुआ, अपवर्ड, यानी कि इस एक्सेस में अपवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क होगा। तो इस डायग्राम में टॉर्क अपवर्ड हो गया। अब देखना यह है आर और एफ का प्रोडक्ट क्या खुद अपवर्ड डायरेक्शन में आता है या नहीं। आता है तो ये सही, यहां आएगा तो ये सही। कौन कहां आता है ये देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर ये है आर की डायरेक्शन, देखिए एक्सटेंड किया हुआ है, ये एफ की डायरेक्शन। तो ये आर ये एफ, और ये एक्सेस जो है इसको मैं यहां बना देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो ये ऐसा केस हो गया, जैसे कि आपको मैंने बताया था ये हमारा जो हाथ है वो परफेक्ट एक्स वाई जेड एक्सेस को बताता है। तो अगर मैं इसको बाहर वाले को आर बता दूं, एफ वाले को पीछे बता दूं, देखो आर आगे की तरफ आर, ये एफ, तो आर को एफ की तरफ रोटेट करेंगे। अब आपकी तरफ कर देता हूं जिससे दिखाई दे, इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो पेच होगा वो खुल के किधर आएगा, बाहर की तरफ, आपकी तरफ, और यह उधर क्या है, जेड एक्सेस। तो इसका मतलब है आर क्रॉस एफ से टॉर्क की डायरेक्शन आती है। टॉर्क की डायरेक्शन निकालना हम सीख चुके हैं, यानी कि ये इसका सही रिप्रेजेंटेशन होगा आर क्रॉस एफ, और ये गलत क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन देगा। तो इस तरह से हम टॉर्क को समझ सकते हैं। पहली बात, हमने टॉर्क को क्या बोला, मोमेंट ऑफ फोर्स। पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि मोमेंट जहां पर वर्ड आए समझ जाओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई करना है। सिचुएशन से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दी, और हमने फिर अपने तेज दिमाग से वेक्टर वाला दिमाग लगाया, डायरेक्शन का पता लगाया, और फिर पता लगाया इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो इस तरह से हमने आर क्रॉस एफ यानी टॉर्क का फॉर्मूला निकल गया, आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और ये पता है ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। देखते हैं यहां क्या लिखा है। तो डायग्राम तो आप समझ ही चुके हैं, तो जो लिखा है उसको देख लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। तो ये हमने देखा, ये जो आर था और ये जो एफ था ये दोनों एक ही प्लेन में थे, और टॉर्क की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सेस के अलोंग थी। तो इसका मतलब है टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ, एंड इस डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। क्लियर, घुमा के चला के वो सारे नियम अब हमें पता है। इससे इन्होंने ये बताया कि जो टॉर्क निकाला दैट इज आर क्रॉस एफ। इनके जो ये मोटे मोटे वर्ड हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर इसको हम अपनी कॉपी में लिखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इस तरह से लिखेंगे। जस्ट ये याद दिलाने के लिए मैंने फिर से बता दिया। उसके बाद इन्होंने बताया
कि मोमेंट ऑफ फोर्स, ये याद रखिए, टॉर्क का ही दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। और एक नाम इन्होंने और बोला था थोड़ी देर पहले, कपल। उस कपल को हम बाद में समझेंगे जब आएगा तब। इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हम समझ गए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सिंबल टॉर्क है, ये ग्रीक लेटर है, इसका मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा होता है। हमने तो पहले यही निकाला था, फिर उससे वेक्टर बनाया था। तो ये सारी चीज यहाँ पर ये एक्सप्लेन की हुई है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क, इसकी डायमेंशन वही है जो वर्क की डायमेंशन है, ml/t-2। तो आर तो हो गया मीटर, दूसरा क्या है फोर्स, फोर्स हो गया है ml/t-2। तो ये मीटर है यानी लेंथ है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी ml/t-2। ये फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ लिख दिया है। ये डायमेंशन इसमें लिखा है वर्क या एनर्जी के बराबर है। ठीक है, वर्क और एनर्जी तो सेम ही चीज होती है, लेकिन ये दोनों के दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और न्यूटन मीटर इसकी एसआई यूनिट है। तो ये सारी चीज हम देख चुके हैं। फिर आगे इन्होंने लिखा है इसको समझाने के लिए, जो आर एफ साइन थीटा है, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो उसको लिखने का ये सिंबल है। तो ये टॉर्क इन्होंने बता रखा है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो ये हमने टॉर्क को समझा। यहां पे क्या लिखा है इसको भी देखते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ फ्रॉम द ओरिजिन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर। ये तो हम समझ ही गए। आपको याद दिला दूं, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन था, ये था यहां पर लाइन बना के हमने यहाँ पे पार्टिकल बना रखा था। ये जेड एक्सेस था और पार्टिकल हमने यहां बना रखा था पी। तो इसको इससे समझिए, अगर इस पी को मैं ऐसे ही खींचने लग जाऊं बाहर की तरफ, तो देखिए ये तो है आर और मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में। तो आर और एफ के बीच का एंगल कितना हुआ? सेम डायरेक्शन में होने से थीटा इज इक्वल टू 0। और जब थीटा 0 होगा, तो जब मैं आर एफ साइन थीटा निकालूंगा टॉर्क निकालने के लिए, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 0। और ये कहा था कि अगर यहां पे खींचेंगे तो ये घूमेगा नहीं, क्योंकि टॉर्क 0 है तो मोशन कैसे होगा? लीनियर मोशन में फोर्स जो होता है वो मोशन प्रोड्यूस करता है, और रोटेशन मोशन में ये काम टॉर्क करता है। और टॉर्क अगर 0 है तो कोई रोटेशन मोशन नहीं होगा। यही कारण था इस डायरेक्शन में खींचना या इस डायरेक्शन में धक्का देना, इससे कोई टॉर्क नहीं आएगा, तो यहाँ पर किसी तरह का मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। मोमेंट का मतलब क्या है? फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो कैसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो यहाँ पे लिखा है मोमेंट ऑफ फोर्स वेनिशेज, यानी 0 हो जाता है, और इस तरह से यहाँ पर रोटेशन मोशन नहीं होता। यहाँ बताने की कोशिश नहीं कर रहे, तो बता ही रहे हैं कि आर क्रॉस एफ बेसिकली क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से, जो सबसे पहली लाइन थी ना टॉपिक की, वहां लिखी थी। तो देखिए कितने चालाक हैं, सबसे लास्ट में जो चीज आ रही है ना उसको सबसे पहले लिख रहे हैं। एक सस्पेंसफुल फिल्म की तरह लास्ट का सीन सबसे पहले दिखाया और बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये था टॉर्क। अब हम ये समझ चुके हैं कि ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन में जहां पर लीनियर वेलोसिटी है v, तो यहां क्या है? ओमेगा। इनका रिलेशन क्या है? v इक्वल टू ओमेगा आर। जो काम यहां पर फोर्स करता है वो काम यहां पर टॉर्क करता है। इनका रिलेशन क्या है? टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये जो आर क्या चीज है? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो इस तरह से अब हम इनको समझ भी पाएंगे और दोनों के बीच का रिलेशन भी निकाल लेंगे। हम एक टेबल बनाएंगे, पर उससे पहले पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। इसको समझते हैं। जिस तरह से हमने अब टॉर्क को समझा, ऐसे ही हम एंगुलर मोमेंटम को भी समझ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले समझ के देखते हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो हमने खाली जगह निकाल ली। यहां पर अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या है? जो लीनियर मोशन में काम फोर्स का होता है, वो काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है, दैट इज आर एफ साइन थीटा। इस तरह से हमने निकाला। जब हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की, अब मैं अपने इस टॉपिक पर आता हूं।
मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर मोमेंटम होता है, वो होता है लीनियर मोमेंटम यानी कि P। तो यहां पर भी एक मोमेंटम आएगा, अब उसका नाम L माना जाता है, तो मैं L लिख देता हूं, अभी आगे पढ़ेंगे जब उसमें आएगा। इस P को अगर मैं फोर्स के साथ रिलेट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। हम कहते हैं F इक्वल टू dP अपॉन dt, ऐसे बताते हैं। तो अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या होना चाहिए, फोर्स की जगह हो जाएगा टॉर्क, और यहां पर P की जगह होगा dl अपॉन dt, ऐसे होना चाहिए। अब जब हम इस फोर्स का और टॉर्क का रिलेशन निकालते हैं तो कैसा निकालते हैं, टॉर्क निकालने के लिए हम करते हैं फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, और जब इसको और सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं आर एफ साइन थीटा, और जब इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ। ये हमने अभी अभी सीखा। अब हम क्या करते हैं, अनालोगस। अनालोगस का मतलब है इसके जैसा ही नकल मारते हुए चलते हैं। अगर मैं इस टॉर्क की जगह एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करना चाहूं यानी एल को, तो सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पर फोर्स की जगह लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ करूंगा। यहां पे देखिए, ये जो केस है ये लीनियर मोशन का है, ये रोटेशन मोशन का है। तो लीनियर मोशन में फोर्स, लीनियर मोशन में मोमेंटम, तो इसको लिखने का तरीका फिर से वैसा ही होगा, आर पी साइन थीटा, क्योंकि मोमेंटम और फोर्स ये दोनों देखिए एक ही डायरेक्शन के होते हैं। चेंज इन मोमेंटम और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है, तो डायरेक्शन की भी दिक्कत नहीं है, सेम है। और अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो L है वो आ जाएगा R क्रॉस P। तो इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर हम इस P का यूनिट यानी SI सिस्टम में यूनिट बताते हैं। P का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास हो जाएगा किलोग्राम और वेलोसिटी हो जाएगी मीटर अपॉन सेकेंड, ये हो गई। अगर इस L की यूनिट निकालना चाहेंगे तो देखिए L की यूनिट में क्या है, R यानी कि मीटर, और मोमेंटम की यूनिट ये वाली हो गई यानी कि किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। तो दो बार मीटर आने से ये हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो इस तरह से इसकी SI यूनिट भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये है एंगुलर मोमेंटम। बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हमने एंगुलर मोमेंटम को समझ लिया। अब हम देखते हैं इस बुक में इसको किस तरह से बताने की कोशिश की है, उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि वहां पर कई बार क्या होता है कुछ चीज़ थोड़ी अलग होती है, तो उसको भी देख लेते हैं। यहां पर लिखा है पहले, जस्ट एज द मोमेंट ऑफ फोर्स इन रोटेशनल एनालोगस ऑफ द फोर्स इन लीनियर मोशन। जिस तरह से लीनियर मोशन में फोर्स का इक्विवेलेंट क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में जब हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे तो लीनियर मोमेंटम तो होगा लीनियर मोशन में, और यहां पर नाम होगा इसका एंगुलर मोमेंटम। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो क्लियर। आगे देखते हैं। लाइक मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, टॉर्क की तरह ही एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है। टॉर्क क्या था, R क्रॉस F, ये हम अब जान चुके हैं। और अभी हमने समझा एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वो है R क्रॉस P। ये इन्होंने यहां लिखा है जो हम समझ चुके हैं। क्लियर है ये भी। आगे चलते हैं। उसी को बताते हुए इन्होंने बताया L इक्वल टू R क्रॉस P। देखिए इन्होंने स्मॉल l लिया है, हमने कैपिटल L लिया है, तो ये आप देख लेना। और इसको जब सॉल्व किया तो आर पी साइन थीटा। इसका भी अगर क्वेश्चन में आता है डायग्राम बना के दिखाइए, तो डायग्राम भी सेम बनाना है। आपको जेड एक्सेस बनाना है, एक एक्सेस बनाना है, उसमें आर दिखाना है, यहाँ पॉइंट दिखाना है। इस बार पॉइंट का नाम पी नहीं रखना क्योंकि पी पहले से यूज हुआ है। फिर जैसे हमने यहाँ पर एक फोर्स लगा रखा था, आप इसको लीनियर मोमेंटम वेक्टर पी दिखा दो, और आर और पी के बीच का एंगल पहले की तरह थीटा दिखा सकते हैं। और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे पहले दिखाई थी
वो दिखाएंगे और इस डिस्टेंस की वैल्यू आर साइन थीटा हो जाएगी। यानी सब कुछ सेम रखना है, चेंज कुछ नहीं करना है। तो यही डायग्राम यहाँ भी काम में आ जाएगा। यहाँ इन्होंने बता रखा है कि जो आर साइन थीटा डिस्टेंस है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए आर पी परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर पी, बात वही है, मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। चूंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो ये घुमा के भी लिख सकते हैं कि आर को सेम रहने दिया और पी का परपेंडिकुलर वैल्यू ले लिया, ऐसा ले सकते हैं हम। यहां पर इन्होंने जैसे हमने बताया था कि फोर्स की डायरेक्शन अगर आर की ही डायरेक्शन में रहेगी तो थीटा 0 या 180 होगा, उस केस में टॉर्क 0 हो जाएगा। तो सेम ये भी बता रहे हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो 0 हो जाएगा अगर हमने डायरेक्शन को इस तरह से रखा कि ये 0 या 180 हो जाता है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स और एंगुलर मोमेंटम ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आई तो इनके बीच में एक रिलेशन भी होगा। जैसे कि कहां से मैच किया है इन्होंने ये बात, लीनियर मोमेंटम और फोर्स इनके बीच में भी एक रिलेशन है और ये रिलेशन हमने अभी अभी यूज किया है dp/dt। तो इनका कहना है यही रिलेशन, ऐसा ही रिलेशन यहां पर भी होगा। देखिए ये एंगुलर मोमेंटम है r क्रॉस p और अब इसका डिफरेंशिएशन लिया, ये असल में इसके इक्विवेलेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन लिया, L को लिखा r क्रॉस p, अब r क्रॉस p का ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब ये हम जानते हैं इस केस में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी का करते हैं, पहले को छोड़ देते हैं। तो देखिए L को लिखा r क्रॉस p, dr का डिफरेंशिएशन p एज इट इज, फिर r एज इट इज कर दिया dp/dt। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इनके जो प्लेस हैं वो भी नहीं चेंज करने, ऐसा नहीं इसको पहले यहाँ और इसको यहाँ लिखना है, ये भी नहीं लिखना है। आगे चलते हैं, आगे चलने पर हम देखते हैं यहाँ पर dp/dt, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज फोर्स, तो इसको हम फोर्स लिख देंगे। dr/dt, दिस इज वेलोसिटी, तो ये है वेलोसिटी, तो यहां पर हम इसको v लिख देंगे। dr/dt क्रॉस p, ये क्या चीज है, ये है p और ये है वेलोसिटी। जब हम p को ओपन करते हैं तो उसमें भी वेलोसिटी आती है, तो यानी ये क्या हुआ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो लिखेंगे v साइन थीटा। ये जो बीच का m है ये तो स्केलर है, इसको हटा देते हैं। अब दोनों वेक्टर सेम है तो थीटा कितना होगा, 0, और थीटा 0 होगा तो उस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसलिए ये वाली जो टर्म है ना, ये टर्म हो जाएगी 0, तो इस टर्म को हम 0 कर देते हैं। और इस 0 करने के बाद ये इक्वेशन देखिए ऐसे आ जाएगी, r इंटू dp/dt टर्म बची, तो dp/dt को हम लिखते हैं f, तो r क्रॉस f आ गया। और r क्रॉस f को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f होता है, तो हम यहाँ पर इसको टॉर्क रख देते हैं। ये जैसे टी जैसा लग रहा है ना, ये गलती से टॉर्क है। अब यहाँ पर जो रिलेशन आया वो रिलेशन क्या आ गया उसको देखते हैं। हम ये रिलेशन स्टार्ट कहाँ से कर बैठे हैं, dl/dt से किया था और उसकी वैल्यू r क्रॉस f आ गई, यानी कि टॉर्क। अब देखिए जो हमने फोर्स के लिए रिलेशन लिखा था F इक्वल टू dp/dt, तो इन्होंने जानबूझकर dl/dt से स्टार्ट किया और इसको लास्ट में घुमाते घुमाते फोर्स थोड़ी लाएंगे, ये तो टॉर्क लाएंगे क्योंकि ये रोटेशन मोशन का केस है, तो ये टॉर्क ला दिया। तो इस तरह से जो रिलेशन हमने इसकी बात की थी, हमने बात की थी लीनियर मोशन से नकल करते हुए, वो रिलेशन यहाँ पर आ गया। तो ये डेरिवेशन है, कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का रिलेशन निकालो, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये बात कर रहे हैं, अभी तक हमने जितना केस पढ़ा समझा है, हमने उसमें हमेशा सिर्फ एक पार्टिकल की बात की थी, लेकिन अब यहाँ पर हम एक पार्टिकल के लिए नहीं बात कर रहे हैं ना, हम तो बात कर रहे हैं एक रिजिड बॉडी के लिए, बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम। तो अब हम बात कर रहे हैं टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काम आसान है। अब तक हमने क्या किया है, या तो हम इंटीग्रेशन करते हैं या समेशन करते हैं और वो आई लगा के लिख देते हैं, तो सेम काम यहाँ पर भी करना है। देखिए ये एंगुलर मोमेंटम
एक चीज बदल गई, एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को ये स्मॉल एल से लिख रहे हैं और सबका टोटल कैपिटल एल से लिख रहे हैं। ये देखिए समेशन का तरीका हुआ, यानी एक से ज्यादा अगर एंगुलर मोमेंटम निकालने हैं तो सबको अलग अलग निकाल के हम सम कर देंगे। तो एक तो पहला तरीका हुआ। आगे जब इस एल को इनको लिखने का तरीका है आर और पी, यानी कि पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसमें भी इन्होंने आई 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 लगा दिया। मींस हर एक पार्टिकल के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो तो पहला पार्टिकल अलग, उसका मोमेंटम अलग, दूसरे पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग, मोमेंटम अलग, और इस तरह से इसको हम लिखेंगे। दिस इज फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बस इतना ही फर्क है, वो आई आई लगाते जाओ और सबको वेक्टोरिकली ऐड करते जाएंगे। यहां पर यही चीज इन्होंने बता रखी है, जो चीज आर इंटू पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बता रखी थी, वेक्टर की फॉर्म में बताएंगे तो वही वेक्टर की फॉर्म में समेशन लगा हुआ है। तो इसमें कोई बहुत नई बात बताने जैसी नहीं है, समेशन ओपन करेंगे और ये हम कर सकते हैं। यहां पर भी देखिए जो रिलेशन अभी हमने निकाला था डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टॉर्क, ये रिलेशन निकाला था, ये था एक पार्टिकल के लिए। अब देखिए सिस्टम के लिए क्या कर दिया है, इस एल की जगह लिख दिया वड्डा वाला एल, यानी ये क्या है सभी का समेशन, ये रहा, और इसकी जगह क्या कर दिया है समेशन टॉर्क, यानी अब पार्टिकल के लिए अलग अलग निकालेंगे और समेशन कर देंगे। वो जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला अभी भी सेम है, बस आई 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 ये चीज इसमें साथ में लगा दी गई है। यहां क्या बताया है उसको देखते हैं। आपको याद है जब हमने फोर्स की बात की थी शुरू शुरू में, तब हम कह रहे थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे सेंटर ऑफ मास बताने के लिए एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, इंटरनल फोर्स होते हैं, इंटरनल फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहां पर भी इस बात को समझिए, ये जो फोर्स यहां पर हम यूज कर रहे हैं ना, ये फोर्स दो फोर्स होंगे, एक फोर्स तो होगा एक्सटर्नल फोर्स और एक फोर्स होगा इंटरनल फोर्स। क्लियर यहां तक? अब जरा इंटरनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, आइदर तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। ये केमिस्ट्री की चीजें हैं, ज्यादा हम इसमें ज्यादा नहीं जाते। जो भी होगा वो ऐसा होगा, ये अट्रैक्शन हुआ तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, अगर मान लिया वो इसको रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है तो डायरेक्शन ऐसे होगी, इन दोनों में से कोई एक डायरेक्शन होगी। अब सोचिए एक पार्टिकल पर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये पार्टिकल घूमेगा कि नहीं घूमेगा, इसको और चेक करते हैं। जब हमने एक एक्सेस ऐसे रखा था, उस एक्सेस से यहां पर एक पार्टिकल बांधा था, अब इस पार्टिकल से दोनों में से किसी को भी एक्सेस और रोटेशन मान ले तो या तो हम इसको बाहर खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं। दोनों केसेस में अगर इसको एक्सेस ऑफ रोटेशन मान लिया तो यही डिस्टेंस आर है और यही डिस्टेंस एफ है। ऐसे केस में थीटा या तो जीरो होगा या 180 डिग्री होगा। अगर थीटा जीरो या 180 हुआ तो टॉर्क निकालेंगे, आर एफ साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन जीरो, और साइन जीरो होता है जीरो। तो इंटरनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा ना वो सबका जीरो हो जाएगा। तो यही बात यहां पर देखते हैं, इन्होंने टॉर्क निकाल दिया एक्सटर्नल और इंटरनल, इस टॉर्क को रिप्रेजेंट कर दिया एक्सटर्नल की तरह से, इंटरनल कहां गया, इंटरनल को अलग कर दिया। फिर यहां पर एक्सप्लेन किया है न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है, एक्शन और रिएक्शन। जो दो फोर्स हमने लगाए थे, एक जाता हुआ और एक आता हुआ, एक पार्टिकल पुश कर रहा है तो दूसरा भी पुश कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ की तरह अगर काम करेंगे तो उस केस में इंटरनल फोर्स की वजह से जो टोटल टॉर्क लगेगा वो हो जाएगा जीरो। तो इंटरनल टॉर्क हो गया जीरो, तो टॉर्क सिर्फ कौन सा रह जाएगा, एक्सटर्नल टॉर्क। तो अगर सिस्टम इस तरह का हो तो इंटरनल टॉर्क जीरो हो जाएगा और सिर्फ एक्सटर्नल टॉर्क बचेगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था डी एल अपॉन डी टी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल टॉर्क काम करेगा। तो इंटरनल टॉर्क या इंटरनल फोर्स की वजह से मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो यही चीज यहां पर भी आई और यही चीज इन्होंने यहां पर ये एक्सप्लेन की हुई है। तो ये है हमारा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का एनालिसिस। यहां पर इन्होंने बता रखा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ, पहले सोचो कि कौन सा मोमेंटम पता है हमें, लीनियर मोमेंटम पता है, क्या था थोड़ा सा याद दिलाता हूं।
सेकंड लॉ हमने जब पढ़ा था उसमें था F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। सेकेंड लॉ मीन्स न्यूटन्स सेकेंड लॉ। मैं लिख देता हूं, न्यूटन सेकेंड लॉ में हम कहते थे अगर ये सारे के सारे फोर्स जो हैं वो जीरो होते, ये सारे फोर्स कौन से हैं? एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल की तो बात ही नहीं करते थे, ये सारे जीरो होते तो हम इसको लिखते डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। और किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? तो हम कहते हैं जो P है ये अगर एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होता। अब ये कांस्टेंट कब होती? जब मास और वेलोसिटी ये कांस्टेंट होती, मींस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां लगा रहे हैं, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो देखिए dp अपॉन dt को क्या लिखा? dl अपॉन dt। फोर्स की जगह टॉर्क, टॉर्क को मान लिया जीरो, तो dl अपॉन dt से l कांस्टेंट आ गया। तो अब इसे क्या पता लगेगा? ये पता लगेगा अगर कोई रोटेशनल मोशन का कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ये चीज है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो आगे लिखा है वो भी बता देता हूं। एंगुलर मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन का, दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन का और तीसरा कंपोनेंट जेड डायरेक्शन का। अगर ये कंजर्व है तो Lx, Ly, Lz तीनों अलग अलग कंजर्व रहेंगे। बस यही बात है, ये हम पहले से जानते हैं, जस्ट इन्होंने रिकॉल कराने के लिए यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। द स्टेटमेंट दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व मीन्स द ईच ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट इज कंजर्व। तो इसके तीनों कंपोनेंट अलग अलग कंजर्व रहेंगे। तो ये था टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बारे में एनालिसिस। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद न्यूमेरिकल हैं, अगले वाली क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे आपको पता लग जाए कैसे डायरेक्शन यूज करनी है, कैसे फॉर्मूला यूज करना है और कैसे हमें एनालिसिस करना है, कहाँ घुमाना है, कहाँ इसको रोकना है, ये सब चीजें। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।